गुड आफ्टरनून क्लास, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर वंदना मिश्रा आप सभी का द स्मार्ट विजन क्लासेस में स्वागत करती हूं। तो चलिए हम लोग जो अपनी प्रश्नों की श्रृंखला है जो उसको बढ़ाते हैं और उसी के आगे के प्रश्नों को करते हैं। तो चलिए फटाफट जुड़ जाइए। गुड आफ्टरनून आप सभी को मेरा गुड आफ्टरनून। चलिए हाँ बस मैं आ गई और चलिए हम लोग अपना जो है वो क्लास को स्टार्ट करते हैं और फिर अपने जो प्रश्न हैं उनका जो है उनके उत्तर जानते हैं और उससे संबंधित जो चीजें हैं जो टॉपिक है उसका डिस्कशन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन जो है वो आपका कौन सा है। एक गर्भित अंडाणु में गुणसूत्र के कितने जोड़े होते हैं। चलिए इसका आंसर कीजिए। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, गर्भित अंडाणु की बात की जा रही है। ठीक है ना, किसकी बात की जा रही है, गर्भित अंडाणु की बात की जा रही है और उसमें गुणसूत्र के कितने जोड़ों की बात की जा रही है कि जोड़ों की कितने जोड़े होते हैं। ठीक है ना, आंसर कीजिए आप सभी लोग। पहला जो आपका ऑप्शन है वो है 46 जोड़े, दूसरा जो आपका ऑप्शन है वो है 23 जोड़े, तीसरा जो आपका ऑप्शन है वो है आपका 26 जोड़े और चौथा ऑप्शन है आपका 22 जोड़े। तो चलिए आंसर कीजिए इन सभी का। चलिए आंसर कीजिए। यहां पर देखिए, यहां पर जो है वो किसकी बात की जा रही है, जोड़े की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है, यहां पर कितने जोड़े होते हैं और किसमें एक जब जो आपको सभी को पता है एक पुरुष के जो है वो शुक्राणु और स्त्री के अंडाणु दोनों से मिलकर के जो है वो जब उसका निषेचन होता है तो क्या होता है, एक नया व्यक्ति या नया जन्म होता है, जो है बच्चा जो होता है वो उसका जो है वो आता है गर्भ में। तो उसी की बात की जा रही है। तो उसी यहाँ पर देखिए जोड़े की बात की जा रही है। तो आप लोग उसका आंसर कीजिए कि उसमें क्या होगा। ये देखिए कि आप लोगों ने जो ऑप्शन ए दिया है, ठीक है ना, ऑप्शन ए दिया है, ऑप्शन ए को नहीं, यहां पर देखिए क्या बोला जा रहा है, जोड़े बोले जा रहे हैं, जोड़े बोले जा रहे हैं। ठीक है ना, संख्या नहीं पूछी जा रही है। ठीक है ना, संख्या को किसमें जो वो किया जा रहा है, जोड़ों के रूप में, पेयर के रूप में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, यही गलतियां जो है आप लोग जो क्या करते हैं एग्जामिनेशन में करते हैं, आसान जो प्रश्न होते हैं उसमें आप लोग यही गलतियां करते हैं। 46 तो जब जोड़े हो जाएंगे तो यहाँ जब 46 का जोड़ा हो जाएगा वो तो और हो जाएगा। यहाँ पे 46 संख्या है, ठीक है ना, 46 संख्या अगर होती, संख्या की बात होती तब आप इसको लगाते, लेकिन जब आपके जोड़े की बात की जा रही है तब आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, विकास के क्रम में शिशु पहले सिर उठाता है, बिल्कुल, फिर इसके बाद वह बैठना प्रारंभ करता है, फिर खड़ा होता है और अंत में चलना प्रारंभ करता है। तो यह किस नियम के अनुसार होता है। चलिए, पहला ऑप्शन है आपका निकट दूर नियम, दूसरा है आपका मस्तकाधोमुखी नियम, तीसरा है आपका तीसरा है स्टीवेंस का नियम। चलिए इन्हीं दो में बताइए, आपका जो है वो प्रश्न जो है वो बहुत आसान हो गया है। तो इन्हीं दो को आप लोग बताइए कि इस दोनों में कौन सा होगा, इन दोनों में कौन सा होगा। फटाफट आंसर कीजिए आप सभी लोग। चलिए आंसर कीजिए आप सभी लोग, इसका क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा।
देखिए, जब बच्चा जो होता है सबसे पहले उसका क्या बनता है, सबसे पहले उसका सिर बनता है। सिर से उसके जो आकार होते हैं, जो अंग होते हैं, वहां से बनना शुरू हो जाते हैं। फिर धीरे 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 क्या होता है, बिल्कुल, नमस्ते जी, नमस्ते, मेरा सभी को राधे राधे, नमस्ते, गुड आफ्टरनून, ये सभी को। चलिए फटाफट हम लोग क्लास जो है वो जो अपना क्वेश्चन करते हैं और उसका आंसर जानते हैं। आज जो मेरे जो आपका प्रश्न है, ठीक है ना, आज के जो मेरे प्रश्न है वो थोड़े से आपके क्या है, फैक्चुअल में आएंगे। और उसका रीजन मैं जानबूझ के ऐसे लेकर आई हूँ, इसलिए क्योंकि इससे संबंधित जो अन्य चीजें हैं, जो अन्य टॉपिक आपके बनते हैं, जो अन्य प्रश्न आपके उससे बनते हैं, वो क्या है, वो आप लोग है उसको भी आप समझ लेंगे। जब हमारा टॉपिक क्लियर होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, तो उससे संबंधित जितने भी हमारे प्रश्न बनते हैं वो सब करने में हमें सुविधा होती है, आसानी होती है, ठीक है ना। चलिए, तो मैं क्या बोल रही थी कि जो आपका बच्चे का जो विकास होता है वो क्या होता है, सबसे पहले सिर बनता है, सिर के जो अंग होते हैं वो बनते हैं, फिर धीरे 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 क्या होता है, उसके अंग, सारे अंग बनना शुरू हो जाते हैं। तो उसको क्या नाम दिया गया है, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, क्या नाम दिया गया है, मस्तकाधोमुखी नियम। चलिए, अब अगला प्रश्न है आपका, निम्नांकित में से कौन किशोरावस्था की विशेषता नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे विशेषता नहीं की बात की जा रही है, ठीक है ना। पहला ऑप्शन है आपका परिवर्ती अवस्था, दूसरा है आपका स्पष्ट वैयक्तिक स्थिति, और तीसरा है आपका विशिष्टता की खोज, चौथा है आपका अवास्तविकताओं का समय, ठीक है। चलिए आंसर कीजिए आप सभी लोग। चलिए, आंसर कीजिए सभी लोग। हेलो, हेलो जी। चलिए, अवास्तविकताओं का समय, यहाँ पर देखिए आप कैसे डी दे रहे हैं भाई, यहाँ पर नहीं की बात पूछी जा रही है, फिर से आप सेम वही गलतियां कर रहे हैं, ठीक है ना। जो हर रोज यही गलतियां आपको नहीं करनी है, यहाँ पे नहीं की बात की जा रही है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, परिवर्ती अवस्था में क्या होता है, बच्चा जो होता है वो जब बाल्यावस्था से किशोरावस्था में आता है, तो एक दिन ऐसा तो नहीं कि बच्चा जो है सो करके उठा और तुरंत वो दूसरे दिन किशोरावस्था में, धीरे 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 ये समय होता है। जैसे ऐसा तो नहीं 2 साल जैसे ही हुआ वो तुरंत उसके दूसरी अवस्था शुरू हो जाती है, वो परिवर्तन, ये जो परिवर्तन होता है धीरे धीरे होता है। कुछ उसकी नई चीजें, गुण आते हैं, कुछ पुराने धीरे धीरे जाते हैं। तो उसी अवस्थाओं की बात की जा रही है कि उसमें कुछ बाल्यावस्था के गुण आ रहे हैं, कुछ बाल्यावस्था के गुण जाते हैं, किशोरावस्था के गुण जो है वो आते हैं, और यही जो है वो द्वंद चलता रहता है। दूसरा है आपका स्पष्ट वैयक्तिक स्थिति। स्पष्ट वैयक्तिक स्थिति में क्या होता है कि आपको जो बच्चा है वो स्वयं को ये समझ ही नहीं पाता है कि वो उस छोटे की तरह व्यवहार करे या बड़े की तरह व्यवहार करे। घर वाले भी उसको अपने अनुसार जो है वो कहते हैं कि भाई बच्चों की तरह व्यवहार मत करो। कभी कहेंगे कि क्या कि तुम अभी छोटे बच्चे हो, तो बच्चे को अपनी स्थिति जो होती है वो क्या होती है, असमंजस वाली स्थिति होती है। तो वहां पर क्या होता है, ये स्पष्ट वैयक्तिक स्थिति, ये जो है आपका क्या है, यही आपकी क्या करता है, ये जो है यहाँ पर आपकी स्थिति जो होती है वो स्पष्ट नहीं होती है, ठीक है ना। चलिए इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। विशिष्टता की खोज, देखिए विशिष्टता की खोज क्या होता है, जब बच्चा जो है वो किशोरावस्था में होता है, तो किशोरावस्था में क्या है, बिल्कुल बिल्कुल मेरी
मेरी यही उम्मीद है, मेरा यही उद्देश्य है कि आप सभी का जो है वो तैयारी बहुत अच्छे से हो जाए, ठीक है ना। इसीलिए मैं अभी ये प्रश्न लेकर आ रही हूँ, जो अलग अलग प्रश्नों को मैं ला रही हूँ। कभी आपके फैक्ट से संबंधित होते हैं, कभी आपकी कुछ चीज़ों से संबंधित, अन्य चीज़ों से संबंधित होते हैं। मेरा उद्देश्य है कि आपका जो है, जो चीज़ें आप कहीं पे भी आपको कोई दिक्कत ना हो, आप जैसे भी आपका प्रश्न बने उन सारे प्रश्नों को करने के लिए आप तैयार रहिए। और एक बात का मुझे आप लोग आंसर जरूर करिएगा कि आपके जो प्रश्न बने वो क्या मैं टॉपिक वाइज लेकर आऊं या जैसे मैं अभी करवा रही हूं, ठीक है ना, कि मैं सारे टॉपिक से रिलेटेड आपसे प्रश्न ला रही हूं वो करवाऊं। आप लोग इसका आंसर करिएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आप लोग बोलेंगे कि टॉपिक वाइज मैम लाइए, तो मैं एक एक टॉपिक लेकर के उससे संबंधित जितने आपके प्रश्न बनते हैं उनको मैं लाऊंगी। और अगर आप लोग जो है वो बोलते हैं कि मैम ऐसे ही आप करवाइए, जितने भी टॉपिक जितने भी हैं उनसे संबंधित जो प्रश्न बन रहे हैं वो आप करवाइए, तो वही चीज मैं लेकर आऊंगी। चलिए, अब विशिष्टता की खोज में क्या होता है, बालक जो होता है, हर बालक या बालिका अपने दोस्तों में, अपने लोगों में क्या होता है, ज्यादा अच्छा दिखना चाहता है, ठीक है। टॉपिक वाइज मैम, बिल्कुल बिल्कुल। अब जो है मैं आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन लेकर आऊंगी, ठीक है, जिससे कि एक एक टॉपिक मैं लूंगी, उससे संबंधित सारे प्रश्न मैं आपके करवाऊंगी, ठीक है। गुड, वेरी गुड। आप लोग आंसर करें, लेकिन कमेंट बॉक्स में आप सभी के जो भी मैंने प्रश्न पूछे हैं उसके आंसर आप लोग नहीं करते हैं, ये थोड़ा मेरे लिए दुख की बात हो जाती है। चलिए, आपका लास्ट है आपका अवास्तविकताओं का समय। देखिए, जो बालक या बालिका किशोरावस्था में होते हैं वो क्या होता है, बड़ी बड़ी लंबी लंबी सोच रखते हैं जो वास्तविकता से बहुत दूर होती है, ठीक है ना। तो उसी की बात यहाँ पे की जा रही है कि जो किशोरावस्था में चीजें होती हैं वो क्या होती हैं, वो जो होती हैं, जो हमारा यथार्थ है, जो हमारे वर्तमान चीजें हैं, उससे कहीं दूर की बात जो की जाती है, उसी सोच की बात की जा रही है। तो ये सारी चीजें तो होती ही होती हैं, स्पष्ट व्यक्तिक स्थिति उसको की नहीं होती है, ठीक है ना। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब है आपका ब्रिजेस के अनुसार 3 महीने की उम्र में शिशुओं में निम्नांकित में से कौन से संवेग देखे गए हैं, ठीक है। पहला है आपका भय एवं दुख, दूसरा है आपका दुख एवं आनंद, तीसरा है आपका उल्लास एवं भय, और चौथा ऑप्शन है आपका भय एवं क्रोध। चलिए, आंसर कीजिए। ब्रिजेस के अनुसार पूछ रहा है, ब्रिजेस के अनुसार 3 महीने की उम्र में, ठीक है ना, 3 महीने की उम्र में पूछ रहा है कौन से संवेग पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर, बताइए भाई, ऑप्शन नंबर बी, दुख एवं आनंद जो होता है वो 3 महीने की उम्र में जो है वो पाया जाता है। निम्नांकित में से कौन संवेग दुख से पैदा नहीं होता है, ठीक है ना। यहां पर देखिए, संवेग किसकी बात की रही, जो दुख से नहीं हो रहा हो, जो दुख का, जो इसका जो कारण है दुख ना हो, वो कौन सा संवेग है। पहला है आपका भय, दूसरा है आपका घृणा, तीसरा है आपका क्रोध, और चौथा है आपका अनुराग। चलिए, बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है आपका। जी जी, राइट आंसर है आप सभी का। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आपका यहां पर आपने नहीं पर ध्यान दिया, थैंक यू सो मच।
ठीक है। घृणा, घृणा जो है वो दुख से संबंधित नहीं है। कैटल के अनुसार परोपकारिता एक उदाहरण है। यहाँ पर कैटल की बात की जा रही है और परोपकारिता की बात की जा रही है, ठीक है ना। अब पहला है आपका मूलशील गुण, दूसरा है आपका सतही शील गुण, चौथा है आपका केंद्रीय शील गुण और चौथा है आपका सामान्य शील गुण। तो यहाँ पर जो परोपकारिता है वो किस शील गुण के अंतर्गत आएगा? चलिए आंसर कीजिए, आंसर कीजिए, फटाफट आंसर कीजिए आप लोग। देखिए, जो कैटल महोदय थे उन्होंने शील गुणों की बात की थी। शील गुणों का मतलब जो आपके व्यवहार में प्रदर्शित हो रहा हो, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है ना। तो उसी की बात की जा रही है। उन्होंने ये जो है मुख्य दो तरीके के शील गुण बताए थे, ठीक है ना। एक तो है आपका मूल शील गुण, ठीक है, और दूसरा है आपका सतही शील गुण, सतही शील गुण। ठीक है। तो मूल शील गुण की बात क्या होती है? जो आपका अप्रत्यक्ष रूप से देखा जाता है, जो आपका अप्रत्यक्ष होता है, ठीक है ना, उसको हम सामने से उसका जो है अवलोकन नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो सतही शील गुण होता है उसको जो है हम सामने से अध्ययन कर सकते हैं। तो ये प्रत्यक्ष के अंतर्गत आता है। जैसे आप क्या है, आप में जो है वो आनंद है, खुशी है, या फिर आपका क्या है, जो आप इसका क्या करेंगे, ये सारी चीजें जो है आपको क्या है, इनका प्रेक्षण किया जा सकता है, इनका अवलोकन किया जा सकता है। चलिए अब आंसर कीजिए। तो जो परोपकारिता है वो कौन से शील गुण के अंतर्गत आएगी? वेरी गुड, वेरी गुड। किसके अंतर्गत आएगी? सतही शील गुण के अंतर्गत आएगी। क्यों? क्योंकि परोपकारिता अगर आप में है तो वो प्रत्यक्ष रूप से हम अवलोकित कर लेंगे। भाई आप या तो जानवरों को या इंसानों को कोई है ना, आप दया दृष्टि दिखाएंगे, आपके कार्य व्यवहार में वो चीजें प्रदर्शित होंगी, दिखेंगी। तो वही चीज है, क्या है ये, इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न है आपका, वॉटसन के अनुसार नवजात शिशुओं में निम्नलिखित में से कौन सा संवेग नहीं होता है? ठीक है ना। तो पहला है आपका भय, दूसरा है आपका क्रोध, तीसरा है आपका प्यार और चौथा है आपका दुख। चलिए इसका आंसर कीजिए। चलिए तो वॉटसन महोदय ने जो है वो ये क्या है, जो नवजात शिशु की बात की जा रही है, नवजात शिशु जो को भय, क्रोध और प्यार दोनों, ये नहीं की बात हो रही, नवजात शिशु में क्या नहीं पाया जाता है। तो क्या होता है? नहीं होता है। तो क्या नहीं होता है? दुख नहीं होता है, ठीक है ना। बाकी ये सारी चीजें जो है नवजात शिशुओं में पाई जाती है।
अब अगला है संवेग क्रियाओं का उत्तेजक है, ठीक है ना, इमोशन और द इंसिटर टू एक्शन। यह कथन किसका है? गेडाल्ड, दूसरा है वॉटसन, तीसरा है ब्रिजेस, चौथा है शेरमैन। चलिए इसका आंसर कीजिए। चलिए संवेग क्रियाओं का उत्तेजक है, इसका आंसर क्या होगा? नहीं, आज क्लास की टाइमिंग भी चेंज हुई है और हो सकता है भाई आप लोग अभी नहीं देख रहे हैं, लेकिन हो सकता है आप बाद में देखिए, क्योंकि ये सारे प्रश्न जो हैं आपके महत्वपूर्ण हैं, ठीक है ना। चलिए 9 का आप क्या दे रहे हैं? वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए, गेडाल्ड। चलिए ये देखिए, जो आपकी सीडीपी की जो क्लासेस है उसमें जो है क्या है, आपका ऑफर चल रहा है, ठीक है ना। वो जो ऑफर आपका 1999 में था, वो ऑफर आपका अब कितने में हो गया है? 300 में हो गया है। आप बैचेस जो है वो 300 रुपए में ले सकते हैं, ठीक है ना, अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो आप लोग जो है फटाफट जो है वो अपने जो है एग्जाम की जो तैयारी है उसको और अच्छा करने के लिए, ठीक है ना, और सुदृढ़ बनाने के लिए आप लोग जो है फटाफट इसमें जो है अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो करवा लीजिए, ठीक है। चलिए निम्नांकित में से किससे बालकों का सामाजिक विकास प्रभावित नहीं होता है, ठीक है ना। यहाँ पर सामाजिक विकास जो है वो प्रभावित नहीं हो रहा है। तो पहला ऑप्शन है आपका बालकों की पालन पोषण प्रणाली, दूसरा है आपका भाषा, तीसरा है आपका प्रचार के माध्यम, और चौथा ऑप्शन है आपका स्कूल में शैक्षिक वातावरण का अभाव, लैक ऑफ द एकेडमिक एनवायरनमेंट इन स्कूल। चलिए बहुत आसान है, आप थोड़ा सा भी सोचेंगे, थोड़ा सा भी आप अपना दिमाग का प्रयोग करेंगे तो। गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून यास्मीन जी। चलिए आंसर कीजिए इसमें, इसका क्या होगा? इसका आंसर, इसका राइट आंसर क्या होगा? ये देखिए जो है सामाजिक विकास में जो है वो पालन पोषण भी आ जाएगा, ठीक है ना। बच्ची का जिस तरीके से जो है वो पालन पोषण हो रहा है वो भी सामाजिक विकास को प्रभावित करता है। दूसरा है जो भाषा होती है वो भी सामाजिक विकास को प्रभावित करती है। तीसरा होता है प्रचार के माध्यम जो होते हैं। आज जब बच्चे देखिए आजकल क्या होते हैं, छोटे बच्चे जो है, जब बहुत बच्चा छोटा होता है तो वो किसका भाषा ज्यादा बोलता है? कार्टून वाली भाषा ज्यादा बोलता है। तो वही क्या है, क्योंकि वो दिमाग में देख रहा है, बार बार चीजें देख रहा है, वही चीज है। अब स्कूल का जो शैक्षिक वातावरण का अभाव, यहाँ पे शैक्षिक वातावरण के अभाव का जो है उसके सामाजिक विकास पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नांकित में किसका भाषा विकास पर प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है ना। आज नहीं को मैं एकदम से लेकर आई हूं कि आप लोग नहीं वाली गलती ना करिए, ठीक है ना, इसलिए बार बार आपको नहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको फायदा होगा। तो पहला है आपका बुद्धि, दूसरा है आपका परिवार का आकार, तीसरा है आपका सामाजिक आर्थिक स्तर, चौथा है आपका शारीरिक संरचना। चलिए शारीरिक संरचना, सामाजिक आर्थिक स्तर और परिवार का आकार और बुद्धि, भाषा विकास की बात की जा रही है।
चलिए, भाषा विकास का जो प्रभाव होता है वो देखिए बुद्धि पर भी पड़ता है। जैसी जब आपकी बुद्धि जो होती है वो क्या होती है, बुद्धि आपकी तेज होती है तो आपका भाषा विकास भी तेजी से होता है। फिर उसके बाद परिवार का आकार, देखिए जब आपका संयुक्त परिवार होगा, संयुक्त परिवार में जो लोग होंगे, जितने लोग होंगे उतने तरीके के वो शब्द बोलेंगे, ठीक है ना, उतनी तरीके की चीज बोलेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है ना। तो और सामाजिक आर्थिक स्तर भी भाई ठीक है, समाज जैसे सामाजिक जो आपके सामाजिक जो दायरे होते हैं, जो उच्च अच्छे आर्थिक स्तर वाले बच्चे होते हैं उनका जो है वो भाषा विकास ज्यादा अच्छा हो पाता है। लेकिन जो शारीरिक संरचना है वहां पर जो है वो भाषा विकास से कोई संबंध नहीं रखती है, ठीक है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। और आप सभी ने इसका आंसर जो है वो सही दिया है, वेरी गुड। वस्तु स्थायित्व का गुण किस अवस्था में उत्पन्न होता है, तो ये पहला ऑप्शन है आपका संवेदी पेशी अवस्था, दूसरा है आपका प्रासंक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है प्राक संप्रत्यात्मक अवधि, चौथा है आपका ठोस संक्रिया की अवस्था, ठीक है। ये किससे संबंधित है, ये प्याजे से संबंधित है। हाँ वेरी गुड, अगर आपके यहाँ 7 मेंबर हैं तो ये बहुत बड़ी बात है आज के समय में, वर्तमान युग में, ठीक है ना। चलिए, प्याजे ने जो 4 अवस्थाएं बताई थी उन 4 अवस्थाओं में भी उन्होंने क्या है कुछ विशेषताएं बताई थी, ठीक है ना। उन विशेषताओं की बात की जा रही है कि जो वस्तु स्थायित्व है वो किस अवस्था में उसका गुण पाया जाता है। ठीक है, जो प्याजे महोदय थे, ठीक है ना, वो उन्होंने जो है पहली अवस्था जो है जो जन्म से 2 वर्ष की होती है वो क्या होती है, संवेदी पेशी अवस्था होती है। कई बार आपका इससे भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, ठीक है ना, कब कब और कौन सी अवस्था की आयु क्या होती है। और फिर दूसरा क्या है आपका प्रासंक्रियात्मक अवस्था जो कि 2 से 7 वर्ष की होती है। तीसरी जो है आपकी इसको आप अमूर्त भी कह सकते हैं, अमूर्त संक्रियात्मक भी बोल सकते हैं। तो बिल्कुल आपका जो है वो कंफ्यूज मत होइएगा, अमूर्त संक्रियात्मक अवधि जो होती है वो 7 से 11 वर्ष की होती है। और जो होती है ठोस सॉरी ये आपका अमूर्त, ये कॉन्क्रीट की बात की जा रही है, तो यहाँ पर क्या है मूर्त की बात की जा रही है। तो ये आपकी तीसरी अवस्था हो गई, ठीक है। यहाँ आपकी 11 से 16 वर्ष है, ठीक है, और ये 7 से 11 वर्ष है, ठीक है, ठीक है। चलिए 11 से 16 वर्ष है, ठीक। कॉन्क्रीट मूर्त संक्रियात्मक या ठोस संक्रियात्मक अवस्था जो होती है वो आपकी 7 से 11 साल होती है। और जो आपकी औपचारिक या अमूर्त की बात होती है वो क्या होता है आपका 11 से 16 साल होता है। तो यहाँ पर वस्तु स्थायित्व की बात कही जा रही है कि वस्तु स्थायित्व कहाँ से आता है, किस अवस्था में आती है।
2 से 7? नहीं, आप एक बार फिर से अपना आंसर चेक करिए, 2 से 7 नहीं होगा। अच्छा, मैम की राइटिंग ठीक नहीं है। अच्छा, कोशिश करूंगी भाई सुधार करने की, ठीक है। चलिए, वस्तु स्थायित्व जो होता है वो क्या होता है, जैसे जब बच्चा बहुत छोटा होता है तो क्या होता है कि उसमें जो है वो कोई भी चीज जो उससे संबंधित होती है, उसके खिलौने, उसके कपड़े, उसके दूध की बोतल, ये सारी चीजों से उसको बहुत प्रेम होता है। तो वो चीज जब क्या होती है, तो अगर हम उसको कहेंगे, बहुत छोटे बच्चे को आप देखेंगे ना कि माँ कहेगी कि दूध की बोतल कौवा ले गया, ठीक है, तो वो मान जाता है, ठीक है ना, वो मान जाएगा। लेकिन जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो क्या होता है कि आप अगर वो सामने रहे तो भी ठीक है, लेकिन अगर वो सामने नहीं भी रहता है, वो वस्तु उसके सामने नहीं भी होती है, तो भी उसको ज्ञान होता है। उस समय जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो क्या है, अच्छा चलिए मैं कोशिश कर रही हूँ भाई, मोनिका जी मैं कर रही हूँ, कोशिश करूंगी मैं अपनी राइटिंग के लिए, ठीक है। चलिए, तो क्या होता है, वो वस्तु चाहे वो सामने उसके हो चाहे ना हो, लेकिन उसके बारे में उसकी इमेज बन जाती है, उसके बारे में वो जानना शुरू करता है। बड़ा जैसे ही बच्चा बड़ा होता है, माँ कहती है कि जो है तुम्हारी दूध की बोतल जो है वो क्या है, कौवा ले गया, ये लो। वो क्या करता है, या छुपा लिया, तो उसको पता होता है, उसके सामने नहीं होता है, लेकिन जब अगर पीछे होता है तो उसको पता होता है कि वो पीछे रखा गया है या वो कौवा नहीं लेके गया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। चलिए अब अपने टॉपिक पर आइए, आंसर कीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 13 का, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ब्रूनर के अनुसार शिशुओं को अपनी अनुभूतियों को मानसिक रूप से बताने का कौन सा तरीका नहीं है। यहां पर फिर देखिए आपका नहीं आ गया है, ठीक है ना। ब्रूनर ने अपनी जो मानसिक जो अनुभूतियां हैं, ठीक है, उसमें उन्होंने क्या एक चीज जो है वो नहीं बताई है, उसको बताना है आपको। पहला ऑप्शन है आपका सक्रियता, दूसरा है आपका दृश्य प्रतिमा, और तीसरा ऑप्शन है आपका सांकेतिक, और चौथा ऑप्शन है आपका प्रतिध्वनिक। चलिए आंसर कीजिए। यास्मीन जी एक बार फिर से चेक कर लीजिए। चलिए बताइए, फटाफट आंसर कीजिए आप सभी लोग। ए कैसे दे रहे हैं, ए कैसे दे रहे हैं भैया, आप सभी लोग ए कैसे दे रहे हैं, फिर से चेक करिए आप लोग। सक्रियता, सक्रियता का तो मतलब ये होता है, ये यहाँ पर देखिए अनुभूतियों की बात की जा रही है, जो अपनी अनुभूतियां हैं वो किस प्रकार से व्यक्त कर रहा है। तो सक्रियता जो होती है, जो उनकी अनुभूतियां होती हैं, जो मानसिक प्रक्रियाएं होती हैं, जब वो क्रिया के माध्यम से करता है, ठीक है ना,
जब क्रिया के द्वारा वो व्यक्त करे, ठीक है ना, क्रिया द्वारा व्यक्त करे, तो वो आपकी सक्रियता कहलाती है, ठीक है ना। अब क्रिया द्वारा जो व्यक्त होता है वो आपकी क्या कहलाती है, सक्रियता कहलाती है। तो ये तो आपका होगा ही होगा, ठीक है। अब दूसरा है आपका दृश्य प्रतिमा, जब अपने जो है वो अपनी अनुभूतियों को प्रतिमाओं के माध्यम से, अपनी मानसिक प्रक्रियाओं को, अपनी अनुभूतियों को जो है वो प्रतिमाओं के माध्यम से व्यक्त करे, ठीक है ना, प्रतिमाओं के माध्यम से व्यक्त करे, तो वो क्या है, वो आपकी दृश्य प्रतिमा के अंतर्गत आती है। और फिर उसका क्या है, तीसरा है आपका सांकेतिक, जब जो बच्चा है वो संकेतों के सांकेतिक भी नहीं होगा, सब में से आप लोग एक एक आंसर कर दे रहे हैं, कोई ना कोई तो होगा ही, है ना, नहीं, सांकेतिक जब बच्चा जो है अपनी अनुभूतियों को संकेतों के माध्यम से, आपने देखा नहीं, बच्चे जो है गोद में जाना चाहते हैं तो ऐसे हाथ ऊपर करते हैं, ठीक है ना, कोई जा रहा है घूम रहा है तो वो क्या करेंगे, वो चलने ऐसा ऊपर हाथ करेंगे, ऐसे गोद में जाने के लिए करेंगे, तो ये क्या है, संकेत दे रहे हैं, तो वही संकेतों के माध्यम से होगा, ठीक है ना। यहाँ पर जो है वो इसका राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रतिध्वनिक, ठीक है। अब है आपका वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार वास्तविक विकास के स्तर, लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट तथा संभाव्य विकास का स्तर, लेवल ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के बीच के अंतर को कहा जाता है। तो उसका उन्होंने क्या नाम दिया, आत्मसात्करण क्षेत्र, दूसरा है आपका साम्य धारण क्षेत्र, तीसरा है आपका समीपस्थ विकास का क्षेत्र, और चौथा है आपका दूरस्थ विकास का क्षेत्र। चलिए फटाफट इसका आंसर कीजिए आप सभी लोग। चलिए आंसर कीजिए आप लोग। इसका आंसर, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए यहां पर जब कोई भी बच्चा जो है, ठीक है ना, वो बच्चा जब कोई भी चीज सीखता है, ठीक है ना, तो उसका जो पहले की जब स्तर होता है, पहली की जो अवस्था होती है, वहां से क्या करता है, जो उससे जो है उससे जब ऊपर की जो अवस्था होती है, वो जो अपने शिक्षक, अपने अन्य लोगों के बीच में जो वो चीजें सीखता है, ठीक है ना, उसको क्या कहते हैं, उसको क्या, वो क्या है, वहां तक अपने उद्देश्य तक पहुंचने के लिए जब वो किसी चीज की सहायता लेता है, किसी व्यक्ति की सहायता लेता है, तो वही क्या है, आपका क्या है, हो जाता है जेड जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है ना, उसी को आपका जेडपीडी का नाम दिया गया है। और ये आपके एग्जामिनेशन में बहुत बारी आता है, और मुझे याद है जब से मैं आपका प्रैक्टिस करवा रही हूँ, कोई ना कोई प्रैक्टिस में आपका ये जरूर से आ जाता है, ठीक है ना। तो जो उसकी जो बालक होती हैं, उसका क्या होता है, उसमें तीन चीजें होती हैं, पहले की अवस्था, ठीक है, फिर उसके बाद वो बच्चा जो है वो, पहले तो उसको मान लीजिए उसको कोई चीज नहीं आ रही है, ठीक है ना, अब दूसरी क्या है, उसके बीच में फिर वो किसी जानकार से, मान लीजिए किसी को गाड़ी सीखना है, बच्चा ही नहीं, किसी को गाड़ी सीखना है, ठीक है ना, तो उसकी गाड़ी सीखने की जो अवस्था है, फिर बीच में उसकी जो अवस्था होती है वो सीख रहा है, फिर किसी ड्राइवर से वो मान लीजिए सीख रहा है, ठीक है ना, तो उसके बाद की अवस्था होती है। तो इनके बीच का जो समय होता है, ठीक है ना सीखने से लेकर के एक सीखने तक की जो अवस्था होती है, उसी को जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की बात की जाती है, ठीक है ना। तो उसको क्या नाम दिया गया है, क्या नाम दिया गया है,
चलिए उसका नाम क्या दिया गया है? समीपस्थ विकास का क्षेत्र। क्या नाम दिया गया है? समीपस्थ विकास का क्षेत्र। अब अगला प्रश्न है आपका, बच्चों में जन्मजात शुद्धता, ठीक है ना, वो होती है, यह कथन किसका है? इन बॉर्न प्योरिटी की बात की जा रही है, ठीक है ना। आप देखिए यही आपका जन्मजात शुद्धता की बात हो रही है। तो यहाँ पे इसको किसने दिया है? पहला ऑप्शन है आपका कोहलबर्ग, दूसरा है आपका जे रूसो, तीसरा ऑप्शन है आपका प्याजे, चौथा है आपका गिलिन। चलिए चलिए कोशिश रहेगी भाई, कोशिश रहेगी मेरी, ठीक है। यहां पर देखिए एक, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूसो। जो है वो क्या कहता है? जो समाज होता है, समाज अपनी जो सारी गंदगी होती है वो बच्चे में लाता है, ठीक है ना। वो सारी समाज के बीच में आकर बच्चा जो है होता है वो बिगड़ जाता है। बल्कि जो बच्चा जब जन्म लेता है तो वो बहुत अच्छा होता है। उन्होंने समाज को क्या कहा था? कोहलबर्ग नहीं होगा तो समाज को उन्होंने क्या कहा था कि बच्चे के लिए उन्होंने बिल्कुल उसको, बच्चे के विकास के लिए उन्होंने उसका कोई स्थान नहीं दिया था, ठीक है। चलिए आप देखिए, द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड, ठीक है ना, नामक पुस्तक को किसने प्रकाशित किया था? तो पहला ऑप्शन है आपका प्याजे ने, दूसरा ऑप्शन है आपका कोहलबर्ग ने, तीसरा ऑप्शन है आपका गिलिन ने, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। द मोरल जजमेंट की बात की जा रही है, ठीक है ना। बहुत बारी आपसे ये प्रश्न आया है आपका, चाहे कोई भी शिक्षक वाला प्रश्न रहा हो, शिक्षक भर्ती का कोई भी आपका एग्जाम रहा हो, उसमें बहुत बारी ये प्रश्न आपका आया है, द मोरल जजमेंट की किसने लिखी है, किसकी किताब है। तो इसका आंसर कीजिए। उम्मीद करती हूँ कि इसका जो है आंसर वो है वो गलत नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं अगर आप पेपर सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको इसका जरूर, ये इसका सामना जरूर करना पड़ा होगा आपको। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो आप लोग कोहलबर्ग दे रहे हैं, कोहलबर्ग नहीं होगा। यही कंफ्यूजन, ऐसे ही कंफ्यूजन वाले प्रश्न जो है वो लाए जाते हैं। ये होगा प्याजे ने लिखी थी, प्याजे ने इस पुस्तक को लिखा था। एरिक्सन के अनुसार किशोरों में कौन सी स्थिति की प्रबलता देखी जाती है? एरिक एरिक्सन ने जो है वो अपनी अवस्थाओं की बात, 8 अवस्थाएं दी थी। उन 8 अवस्थाओं में उन्होंने जो है एक बच्चे से लेके प्रौढ़ावस्था तक की बात की थी कि उसमें जो है क्या कौन से उसके अंदर भाव आते हैं। तो उन्हीं की बात की जा रही है। तो पहला है आपका पहचान संकट, दूसरा है आपका बिलगन, तीसरा है आपका सामर्थ्यन, और चौथा है आपका इच्छा शक्ति। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। किशोरों में की बात की जा रही है, किशोर की बात की जा रही है यहाँ पर। किशोर की बात की जा रही है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहचान संकट, ठीक है ना। ये इसको मैं किसी दिन आपको जो है जरूर से ये लेकर आऊंगी। इसमें जो 8 अवस्थाएं हैं, क्योंकि ये बहुत डीप में पढ़ने वाली चीज है आपको, इसलिए इसको मैं जरूर से लेकर एक दिन आऊंगी। आपका ये एरिक एरिक्सन से संबंधित एक आपकी जरूर क्लास होगी। चलिए, किस मनोवैज्ञानिक का विश्वास है कि बालकों में यौन जन्म से ही पाया जाता है? ठीक है ना। पहला है आपका हॉल,
दूसरा ऑप्शन है आपका फ्रॉयड, तीसरा ऑप्शन है आपका अन्ना फ्रॉयड और चौथा ऑप्शन है आपका एरिक्सन। चलिए, ये सेम जैसे चाहे ऑप्शन और ये क्वेश्चन दोनों ही आपके आए हुए प्रश्न हैं, इसी को मैंने उठा के आपको दे दिया है। ठीक है, आए हुए प्रश्न है उसी को मैंने दे दिया है। चलिए, यहां पर देखिए कि क्या बात की जा रही है, बालकों में यौन की बात की जा रही है जो जन्म से ही पाया जाता है। तो उस बालकों में क्या है, ये सबसे पहले जो बताने वाले जो मनोवैज्ञानिक थे वो कौन थे आपके 19वें का डी, फ्रॉयड। वेरी गुड, वेरी गुड, फ्रॉयड। देखिए इनमें और इनमें, क्योंकि इनका पूरा नाम क्या है, सिगमंड फ्रायड। क्या है, सिगमंड फ्रायड है। अब है, स्कूल जाना प्रारंभ करने के पहले से ही यौन शिक्षा घर पर ही दी जानी चाहिए तथा किशोरावस्था में इस पर स्कूल तथा घर दोनों में ही काफी ध्यान देना चाहिए। यह कथन किसका है? ठीक है, पहला है आपका हॉल, दूसरा है आपका फ्रॉयड, तीसरा है आपका ब्लेयर जोन्स तथा सिम्पसन, चौथा ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। तो चलिए, चलिए आंसर कीजिए आप लोग। स्कूल जाना प्रारंभ करने के पहले से ही यौन शिक्षा जो है वो घर पर दी जानी चाहिए। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब्लेयर जोन्स तथा सिम्पसन, उन्होंने ये बात बोली थी। चलिए, प्रेरणा सीखने की एक आवश्यक शर्त है, किसने कहा था? ठीक है ना, यह कथन किसका है, एंडरसन का, मिल्टन का, केली का या देसी का? प्रेरणा की बात की जा रही है। ठीक है ना, प्रेरणा क्या होता है, किसी भी कार्य को संचालित करने की प्रक्रिया प्रेरणा कहलाती है। चलिए, किसका कथन है, आंसर कीजिए आप सभी लोग। किसका है, मिल्टन महोदय का है। ठीक है ना, सीखने के पैवलो के सिद्धांत को किस श्रेणी में रखा जाएगा? ठीक है ना, यहाँ पर पैवलो की बात की जा रही है। तो पहला ऑप्शन है आपका पुनर्बलन सिद्धांत, तीसरा है अपुनर्बलन सिद्धांत, चौथा है संज्ञानात्मक सिद्धांत और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आंसर कीजिए, इसका आंसर कीजिए। हाँ, आंसर कीजिए आप सभी लोग। देखिए, जो पावलो महोदय थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने यहाँ पे पुनर्बलन का जो है उन्होंने प्रयोग किया था। जब कुत्ता जो है वो लार गिरती है और फिर उसके बाद जो है उसको खाना दिया जा रहा है ना, ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो पुनर्बलन तो दिया जा रहा है। ठीक है ना, संज्ञानात्मक के अंतर्गत वो आएंगे नहीं। ठीक है ना, आप पुनर्बलन ऐसा तो नहीं कि उसको भूखा ही रखा गया है, तो ये चीजें तो होगी नहीं, ये आपका पहले से ही नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, पुनर्बलन का सिद्धांत। सबसे पहली शिक्षण मशीन किसने तैयार किया था?
पहला ऑप्शन है आपका स्किनर, दूसरा है आपका प्रेसी, तीसरा है आपका लुम्सडेन, चौथा है आपका इनमें से कोई नहीं। ये भी आपके बहुत बारी रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है ना। नहीं नहीं, आप लोग को समझ में आ जाएगा भाई। बोलने से जरूरी नहीं कि आप लोग को वेरी बैड ही बोला जाए, लेकिन आप अपनी गलतियों को सुधारते तो रहिए। चलिए, सबसे पहली शिक्षण मशीन का जो है वो किसने तैयार की थी? तो ऑप्शन नंबर बी, ट्रेसी ने ये तैयार की थी। कार्यक्रमबद्ध अधिगम, प्रोग्राम्ड लर्निंग, बहुत बारी पूछा जाता है, का कौन आंसर नहीं है? तात्कालिक पुनर्विशन, आत्म प्रगति, स्पष्ट अनुक्रिया और तात्कालिक नियंत्रण। सबसे पहले आप लोग मुझे ये बताइए, ये प्रोग्राम लर्निंग कौन दिया था? प्रोग्राम लर्निंग देने वाले कौन हैं? ठीक है, प्रोग्राम लर्निंग देने वाले कौन हैं? कौन मनोवैज्ञानिक जो हैं जिन्होंने प्रोग्राम लर्निंग की बात की थी? प्रोग्राम लर्निंग की बात किसने की थी? जो स्किनर महोदय हैं, उन्होंने सबसे पहले जो है वो प्रोग्राम लर्निंग की बात की थी। स्किनर महोदय ने सबसे पहले जो है वो प्रोग्राम, यहाँ पर क्या होता है, व्यक्ति जो होता है वो कोई एक चीज, वो एक स्टेप बाय स्टेप चीजें होती हैं। जब तक जो बच्चा है पहले चरण को वो पार नहीं कर लेगा, तब तक वो दूसरे चरण पर नहीं आएगा। देखिए, जो आपके अभी जो ऑनलाइन गेम होते हैं वो भी तो यही हो रहा है ना। ऑनलाइन गेमों में भी आपके क्या होता है, पहला आप जो है वो स्टेप पार करते हैं, फिर दूसरा पार करते हैं, कोई जो है जल्दी कर लेता है, कोई बाद में करता है। तो यही सब चीजें जो होती हैं, तो यहाँ पर ये तुरंत फीडबैक मिल जा रहा है, ठीक है ना। फिर यहाँ पर बिल्कुल आत्म प्रगति होती ही होती है और स्पष्ट अनुक्रिया भी होती। तात्कालिक नियंत्रण, यहाँ पर नियंत्रण की कहीं कोई बात नहीं होती है। बच्चा जो होता है वो स्वयं अपने अनुसार जो है वो सीखता है, ठीक है ना। उसी को लाने का श्रेय किसको जाता है? स्किनर महोदय को जाता है। अब फटाफट, अब जब हम लोग प्रोग्राम लर्निंग की बात करेंगे तो यहाँ पर इसी के साथ साथ आपकी एक शाखीय जो है वो अनुदेशन की भी बात आएगी, या ब्रांचिंग जो है वो ब्रांचिंग लर्निंग की भी बात आती है। तो वो किसने दिया था? ठीक है ना। तो चलिए, उनका, उस महोदय का नाम आप बताइए। ब्रांचिंग लर्निंग किसने दी थी? ब्रांचिंग लर्निंग कौन लाया था? ये मैं बिल्कुल आप लोग को, अगर सोचेंगे कि मैं आपको बताऊं इसका आंसर, तो आपको नहीं बताऊंगी मैं, आपको ये देखना होगा, ठीक है ना। और आज आपको ये कमेंट बॉक्स में डालना होगा कि ये ब्रांचिंग लर्निंग या शाखीय अभिगम को लाने का श्रेय किसको जाता है, ठीक है। चलिए, जब शरीर के बाएं अंग से सीखे गए कौशल का अंतरण स्वतः दाएं अंग के सीखने पर, या दाएं अंग से सीखे गए कौशल का अंतरण स्वतः बाएं अंग से सीखने पर होता है, तो इसे कहा जाता है, ठीक है ना। पहला है आपका समीपवर्ती अंतरण, दूसरा ऑप्शन है आपका द्विपार्श्वीय अंतरण, तीसरा ऑप्शन है आपका अनुलंब अंतरण, चौथा ऑप्शन है आपका अनुक्रमिक अंतरण। तो आंसर कीजिए। नहीं, मोनिका जी, आपका आंसर सही नहीं है। एक बार आप देखिएगा इस क्वेश्चन को, आप लोग सारे लोग नोट कर लीजिए कि ब्रांचिंग लर्निंग कौन दिया था, फिर उसके बाद आप देखिएगा, तब उसका आंसर कीजिएगा। गुड, चलिए, वेरी गुड। द्विपार्श्वीय अंतरण देखा है आप लोगों ने? अब तो बहुत कम हो गया, नहीं तो ठंड आते ही जो मम्मी लोग होती थी वो क्या करती थी, आप बातें कर रहे हैं, वो जो है वो दोनों हाथ से स्वेटर बुने जा रहे हैं, ठीक है ना,
चलता था ना उनका, एक हाथ से भी कर रहे, दूसरे हाथ से भी कर ले रहे हैं, फिर इधर से भी कर ले रहे, उधर से भी हो जा रहा है, दाएं बाएं कुछ भी नहीं। दही वही मत बनाइए अपने दिमाग को, यहीं पे अपने दिमाग को दिमागी बनाए रखिए। चलिए, शिक्षण के सामान्यीकरण सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? ठीक है ना। पहला है आपका जुंग, दूसरा है आपका वुडवर्थ, और तीसरा है आपका थॉर्नडाइक, चौथा है आपका हेंडिंगसन। तो राइट आंसर कीजिए इसका। राइट आंसर कीजिए। किसने दिया था सामान्यीकरण का सिद्धांत? जुंग महोदय ने दिया था। आपका ये भी पूछ लेता है, ठीक है ना, आपके कौन सा सिद्धांत किसने, किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था, तो आपको ये भी याद रखना चाहिए। चलिए, किस मनोवैज्ञानिक का यह दावा है कि भूलने का कारण समय का बीतना नहीं होता, बल्कि उस बीते हुए समय में कुछ नए पाठ या चीज का सीखना होता है? ये वाक्य किसने कहा था? तो पहला ऑप्शन है आपका एबिंगहॉस ने, दूसरा है आपका बार्टलेट महोदय ने, तीसरा है आपका मूल तथा पिलजेकर ने, चौथा है आपका दुलविंग ने। इसका आंसर कीजिए। चलिए, किस मनोवैज्ञानिक ने बोला था कि जो है, जब हम भूलने का जो कारण होता है वो समय नहीं होता है, बल्कि कहते हैं ना, हर एक नकारात्मक परिस्थिति आपको कुछ नया सिखाती जरूर है, ठीक है ना, उसी की बात की जा रही है। तो ये बात किसने बोली थी? मूलर तथा पिलजेकर महोदय ने ये बात कही थी। एक उत्तम परीक्षण का गुण नहीं है, ठीक है ना। पहला ऑप्शन है आपका विश्वसनीयता, दूसरा है आपका वैधता, तीसरा है आपका मानकीकरण, चौथा है आपका रचनात्मकता। विश्वसनीयता, वैधता मैंने कल ही आपको एक्सप्लेन किया था क्या होती है। मानकीकरण से तात्पर्य जब हम एक मानक तैयार कर लेते हैं, ठीक है ना, कि आपका एक बॉर्डर लाइन तैयार कर लेते हैं, तो उसी की बात की जाए, वही आपका मानकीकरण होता है। ठीक, चलिए इसका आंसर कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए, जब परीक्षण में विश्वसनीयता होगी ही होगी, वैधता होगी ही होगी, मानकीकरण जो है वो होगा ही होगा, और यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे रचनात्मकता, रचनात्मकता जो है वो सृजनात्मकता का एक पार्ट होता है, एक भाग होता है। एक कैसे दे रहे भाई? उत्तम परीक्षण, परीक्षण में आपकी विश्वसनीयता तो होगी ही होगी, ठीक है ना। आप देखिए एक बार, विश्वसनीयता, वैधता, मानकीकरण, ये सारी चीजें तो एक उत्तम परीक्षण के गुण माने गए हैं, ठीक है। चलिए, आप देखिए, निम्नांकित में किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा गया है? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है आपका। तो पहला ऑप्शन है आपका पीयूष ग्रंथि, दूसरा है आपका यौन ग्रंथि, तीसरा है आपका उपकंठ ग्रंथि, चौथा है आपका पैंक्रियाज। चलिए आंसर कीजिए। यहाँ पे पीयूष जो मास्टर ग्रंथि है उसको क्या बोला गया है? मास्टर ग्रंथि
कोई बात नहीं, सॉरी की बात नहीं है, लेकिन वही चीज है ना, मैंने आज मेरे ज्यादातर प्रश्न जो है वो नहीं से संबंधित इसीलिए लाए हैं कि आप लोग ये गलतियां प्लीज मत करिए, यही गलतियां आपको भारी पड़ जाती हैं, ठीक है ना। आप प्रैक्टिस आप किस लिए करते हैं कि हम अपनी जो गलतियां हैं उनमें सुधार करते रहें, इसीलिए तो प्रैक्टिस की जाती है ना। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पीयूष ग्रंथि, ठीक है। अब आपका जो है आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नांकित में किसका प्रभाव परीक्षण की वैधता पर नहीं पड़ता है। यहां पर फिर आपको देखिए नहीं की बात की जा रही है। तो पहला है आपका परीक्षण की लंबाई, दूसरा है आपका सामाजिक सांस्कृतिक भिन्नता, तीसरा है आपका समूह में छात्रों की क्षमता, चौथा ऑप्शन है आपका परीक्षण की व्यवहारिकता। चलिए, इसका राइट आंसर कीजिए। हाँ, अब आपने सही किया है अपना आंसर। हाँ, चलिए, यहाँ पर वैधता की बात की जा रही है। वैधता जो होती है वो किससे प्रभावित नहीं होती है, ठीक है। जो परीक्षण की लंबाई है वो भी जो है वो प्रभावित नहीं करती है। सामाजिक सांस्कृतिक भिन्नता जो है वो भी, वैधता होती क्या है, वैधता जिस चीज के लिए, जिस उद्देश्य के लिए जो है किसी परीक्षण का हम निर्माण करते हैं, वो उद्देश्यों की जब हमारी पूर्ति कहलाती है या उस उद्देश्यों से संबंधित जो है वो हमारा परीक्षण तैयार होता है, तो वही तो हमारा वैधता है, ठीक है। तो वही क्या है, ये सारी चीजें तो आएंगी नहीं आपकी इसमें। छात्रों की क्षमता ये भी आपकी क्या है, ये भी चीज नहीं, यहाँ पे नहीं पूछ रहा है। व्यवहारिकता, यहाँ पर परीक्षण की व्यवहारिकता का यहाँ पे कोई तात्पर्य नहीं है, तो ये जो है आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, आज आपका ये 30 क्वेश्चन जो हो गया है, ठीक है ना। आगे जो है वो मैं अन्य टॉपिक वाइज क्वेश्चन लेकर आऊंगी। आप लोग को जो मैंने प्रश्न करवाए हैं उसको एक बार रिवीजन करना है, देखना है, जहां पे अभी जो गलतियां हुई हैं उन गलतियों को सुधार करना है, ठीक है ना। और होमवर्क है ये मेरा आप सभी के लिए कि आपको जो कथन से संबंधित है, जो बुक से संबंधित चीजें हैं उसको नोट डाउन करना है, ठीक है ना। एक डायरी बनाइए जो कथन से संबंधित और बुक से संबंधित हो, उसको आपको करना है, ठीक है। और फिर हम लोग जो है वो देखिए, एक आप देखेंगे कि हमारे सारे जो बैचेस हैं वो है आपके 999 में है, सारे बैचेस जो हैं आपके 300 में बैचेस हैं, 1499 जो है अलग अलग विषयों से संबंधित जो है आपके बैच हैं, जो कि आपको कहाँ पे मिलेंगे, द स्मार्ट विजन क्लासेस में मिलेंगे। तो फटाफट यहाँ पर आ जाइए और अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, हम लोग कल मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए